चलिए आज आगे की क्लास शुरू करते हैं। जो आएंगे वो ज्वाइन कर लेंगे, हमारा टाइम हो गया है। तो मंगल के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मंगल और किस तरीके से हमारे लिए हमारी कुंडली में असर करता है, हमारी कुंडली में प्रभाव करता है। तो उसी पे चर्चा हम कर रहे थे कि मंगल हमारे लिए, हम मंगल को कैसे एनालाइज करें कि हमारे चार्ट में किस प्रकार का असर करेगा, या कैसे हमारी चीजों को आगे बढ़ाएगा, या हम उसके प्रेडिक्शन में किस किस चीज का ध्यान रखेंगे। तो हमने जो चीजें की थी उसके बारे में भी हम थोड़ी ब्रीफिंग करते हैं। और ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है ना? हाँ जी। हाँ जी। तो जो कार्य हमारे किए गए थे, उसके आगे हम थोड़ा करते हैं, फिर हम उसको यूटिलाइज कैसे करना है हमको, वो हम देखेंगे। तो हमने अब तक जो चीजें सीखी है उसकी हम एक बार ब्रीफिंग ले लेते हैं कि हमने क्या क्या चीजें की है। सबसे पहले हमने सबसे पहले ये देखा था कि मंगल की क्वालिटीज कौन कौन सी हैं और वो किस डायरेक्शन में अच्छा करता है, और मंगल किस समय में स्ट्रांग होता है, और मंगल के कलर क्या है, मंगल की स्ट्रेंथ क्या है, और वो उसका नेचर कैसा है, एग्रेसिव नेचर है उसका। और एग्रेसिव नेचर किसकी तरह है? कमांडर इन चीफ, अर्थात डिसिप्लिन करवाना उसका काम है। तो और वो किस किस चीज को, कौन सा टेस्ट है उसका, उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके अलावा मंगल के बारे में हमने जाना कि वो पृथ्वी का पुत्र है, और उसकी जो दो राशियां हैं, एरीज एंड स्कॉर्पियो, इन दोनों को किस तरीके से वो डील करता है, इन दोनों में किस तरीके का असर करता है, तो उसके बारे में हम आज जानेंगे। और मंगल की वैरायटी क्या है, मंगल का तरीका क्या है, उसके बारे में हमने समझा। और मंगल किस तरीके से हमें उसके शुरुआती जो असर होते हैं वो किस तरीके से देगा, उसके बारे में हमने समझा। और मेष और वृश्चिक में, और उसकी एग्जॉल्टेशन कहाँ है, वो सबसे बढ़िया असर कहाँ देता है, वो कैप्रिकॉर्न में देता है, वो भी हमने समझा पिछली क्लासेस में। और फिर वो जुपिटर, मून और सन का फ्रेंडली मित्र है, उसके बारे में भी हमने समझा। और वो किस तरीके का वो आपके अंदर प्रभाव छोड़ता है, वो भी हमने समझा कि वो ईगो देता है, स्ट्रेंथ, एंगर, इम्पल्सिवनेस, हीरोइज्म, अर्थात सब चीजों को आगे बढ़ के करने वाला। और मंगल रूल करता है ब्लड के ऊपर, मसल्स और बोन मैरो के ऊपर। तो जब हम किसी की डिसीज देखना चाहते हैं और मंगल वहां पे उपस्थित हो, तो वो यही प्रॉब्लम देगा, वो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। या फिर मसल्स में, या मसल्स बहुत वीक होंगी या बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगी। अगर मंगल अच्छा है, मंगल बढ़िया है, तो व्यक्ति की मसल्स स्ट्रांग होती है। इसी प्रकार से हमने मंगल की आगे की वैरायटीज के, मंगल की आगे के बारे में, उसकी डायरेक्शन के बारे में समझा था। और फिर हम मंगल के एस्पेक्ट्स के बारे में समझ रहे थे कि मंगल देखता कैसे है, उसकी देखने की दृष्टि कैसी है। तो उसकी जो फोर्थ एस्पेक्ट है, हमने देखा कि वो 16% उसका असर होता है। अब ये 16% कैसा असर होगा, ये जिस राशि में मंगल बैठेगा उसके हिसाब से होता है। अभी हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन हम मार्स का ओवरऑल चीजों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और उसके बाद मंगल जिस राशि को देखता है, अगर वो फ्रेंडली राशि है, फ्रेंडली राशियों के बारे में भी हमने समझा था कि कौन सी राशि फ्रेंडली है और कौन सी राशि उसकी एनिमीज की राशि है।
तो उनमें वो किस तरीके से असर करेगा उसके बारे में भी हमने समझा था। आप लोगों को एक चीज क्लियर हुई, जरा मैं कुछ चीजें जानना चाहता हूँ कि मंगल की फ्रेंडली राशि कौन कौन सी है, कौन सूर्य, कौन सी? चंद्रमा, बुध। हाँ, सूर्य, चंद्रमा बुध। और गुरु है। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा और गुरु। मैंने ये लिखाया था ना यहाँ पे, सन, मून और जुपिटर ऑल कंसीडर्ड एज फ्रेंडली। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? आपको समझ में आ रहा है कि उसका जो मित्र है मंगल का, वो सूर्य है, चंद्रमा है और जुपिटर है। जी। तो हाँ, तो ये तीनों उसके मित्र हैं। ठीक है, और बाकी बाकी जो शुक्र है वो उसका शत्रु है। और बुध के साथ ना, बुध के साथ क्या होता है कि डिपेंड करता है कि बुध कैसी राशि में बैठा हुआ। अगर बुध उसकी मंगल की शत्रु राशि में बैठा हुआ है तो बुध भी मंगल का शत्रु हो जाता है। ठीक है, मंगल की शत्रु राशि कौन कौन सी है? शुक्र की राशियां हो गई, शनि की राशियां हो गई। ठीक है, शुक्र की और शनि की राशि, अगर इन शुक्र की और शनि की राशि में बुध बैठा है तो मंगल उसके साथ में शत्रुता करता है। ठीक है, उसको एज ए एनिमी लेता है। और अगर वही बुध सन की राशि में, मून की राशि में और जुपिटर की राशि में बैठा हो तो मंगल उसको उसको एज अ मित्र कंसीडर करता है, एज अ फ्रेंड कंसीडर करता है। ठीक है, तो अब हम आगे आगे बुध की, उसकी जो मार्स की जो एस्पेक्ट्स हैं वो गुड और बैड कैसी होंगी। जब वो अगर फ्रेंडली राशि को देख रहा है तो वहां पे वो क्या क्या करता है, वहां पे वो अचीवमेंट्स की तरफ, ग्रेट अचीवमेंट्स की तरफ प्रभाव डालता है और उनकी एबिलिटी को बढ़ा देता है, एग्रेशन दे देता है टुवर्ड्स द गोल। आपको गोल को प्राप्त करने के लिए एक बड़ी क्षमता दे देता है मंगल, अगर वो मित्र राशियों को देख रहा है। ठीक है, और अगर वो शत्रु राशियों को देख रहा है तो वहां पे वीकनेस ला देगा, वहां पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करा देगा, सेपरेशन करवा देगा। गोल्स को बार बार व्यक्ति बदलता रहेगा, है ना, और वो ट्रबल, एक प्रकार से ट्रबल मेकर बन जाएगा। हमारे आसपास के लोग ही जो हमारे मंगल क्या है, मंगल हमारे हमारे कजिन ब्रदर्स हैं, हमारे चाचा हैं। तो हमारा चाचा होता है वो भी मंगल ही होता है। तो इनके साथ में अगर आपकी फ्रेंडशिप रिलेशनशिप आपकी अच्छी है, इसका मतलब ये है कि मंगल आपका अच्छा है। और अगर हमारे ब्रदर्स के साथ में, हमारे कजिन्स के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है तो बिकॉज ऑफ मंगल, मंगल की वजह से। ठीक है, तो वहां से सेपरेटिवनेस ला देता है वो, अलगाव ले आ देता है वो। ठीक है, तो अब हम ये चीजें देखेंगे कि मंगल की जो चौथी एस्पेक्ट के बारे में हमने समझा था। अब आठवीं दृष्टि जो मंगल की है वो क्या करती है? आठवीं दृष्टि जो मंगल की है वो हमेशा ही ट्रबल करती है, हमेशा ही परेशान करती है। वो जहां पे भी अपनी आठवीं दृष्टि डालेगा वहां पे वो ऐसे इशू पैदा कर देगा, इमोशनल इशू पैदा करता है। मंगल आपकी कुंडली में जहां पे भी हो ना, वहां से उसकी आठवीं दृष्टि जहां जिस घर पे जाएगी वहां वो इमोशनल ट्रबल करता है और वहां पे सीक्रेटिव प्रॉब्लम देता है। अर्थात अगर आपने उसको खोल दिया, वहां के राज अगर खुल जाए ना, तो आपके जीवन में भूचाल आ जाता है, आपके जीवन में ट्रबल आ जाता है। ठीक है, तो मंगल जहां पे भी बैठा होगा वहां से जो आठवां घर है ना, उसकी उसकी सिक्रेटिव रखनी चाहिए व्यक्ति को, व्यक्ति उसके लिए सिक्रेटिव रखता है। और वहां पे उस आठवीं जगह पे वो हेल्थ के इश्यूज देता है और मैरिटिकल प्रॉब्लम्स। अगर वो आठवीं दृष्टि आपके पारिवारिक जीवन पे या पार्टनर के ऊपर डाल रहा हो
तो मैरिटिकल प्रॉब्लम देता है। ठीक है। और दूसरी बात, जहां पे ये 8वीं दृष्टि डाल रहा होगा वहां पे आपके हाथ में कुछ होता नहीं है, आप वहां के बारे में बहुत बहुत कुछ नहीं कर सकते। तो वो चीजें दूसरों के हाथों में होती हैं। दूसरे रिलेशन उस चीज को ठीक करें तो ठीक करें, नहीं तो आप एक मोड़ पे आके अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो इसकी 8वीं एस्पेक्ट है वो ट्रबल करने वाली है, परेशान करने वाली है। ठीक है। तो और कोई भी प्लेनेट, अब एक इसकी एस्पेक्ट की ये भी क्वालिटी होती है, इसको और भी एसेस करने का एक तरीका और भी है। मंगल जहां पे बैठा हो, जिस राशि में बैठा हो, ठीक है, अगर मंगल की राशि में भी कुछ ग्रह और बैठे होंगे कि एरीज में और स्कॉर्पियो में और कोई और प्लेनेट बैठे हैं, तो मंगल उनकी शक्तियों को ले लेता है। अगर मान लीजिए आपका मंगल सपोज करिए किसी राशि में बैठा है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको और चीजें थोड़ी क्लियर होंगी। चलिए हम ये चार्ट ले लेते हैं। तो अब इस चार्ट में मंगल कहाँ बैठा हुआ है, आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है? अभी नहीं दिखाई दे रही पंडित जी। ओके, जी दिख रही है। दिख रही है अभी? एक मिनट में देखते। रजनी जलान की दिख रही है। तो देखिए, हम यहाँ पे मार्स कौन सी राशि का बैठा हुआ है? यहाँ पे मार्स तुला राशि का बैठा हुआ। तुला राशि का, हाँ। ठीक है, तुला राशि का बैठा हुआ। अब हम अगर इसकी एस्पेक्ट्स को देखना चाहते हैं तो इसकी 4 नंबर की एस्पेक्ट्स कहाँ पे पड़ेगी? 4 नंबर की एस्पेक्ट पड़ेगी 5th हाउस पे। 1 2 3 4 4 नंबर की एस्पेक्ट्स यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मंगल की एस्पेक्ट्स पड़ेगी तो व्यक्ति क्या करेगा? 4 नंबर की एस्पेक्ट्स कितने परसेंट मैंने बताई थी? 60%, है ना? वो हमने बताई थी 60% होती है, मतलब बहुत मजबूत नहीं होती। तो व्यक्ति अपने अपने बच्चों पे एग्रेसिवनेस होने की कोशिश करेगा, लेकिन क्योंकि एस्पेक्ट्स का असर कितना है? 60% है, तो क्या होगा? तो वहां पे वो क्योंकि वो जिस राशि में बैठा हुआ है, वो कौन सी है? वो शुक्र की राशि है। तुला राशि शुक्र की राशि। अब हम ये भी देखेंगे कि मंगल की दृष्टि को जानने के लिए, अब हम ये भी देखेंगे कि मंगल की राशि में और कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, मंगल ने और क्या क्या चीजें एक्वायर की हुई है। तो मंगल की एक राशि तो है मेष राशि, ठीक है, तो यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है। ठीक है। दूसरी है उसकी राशि वृश्चिक, यहाँ पे 3 प्लैनेट है। वीनस, तो अब मरकरी और सूर्य, अब इन तीनों का असर मंगल लेगा, इन तीनों की क्वालिटीज मंगल लेगा, क्योंकि उसकी राशि में ये तीनों प्लैनेट बैठे हुए हैं। ठीक है। जैसे आपके घर में, सपोज करिए कि आपके घर में मैं आ जाता हूं, सपोज करिए मैं आपके घर पे आया, ठीक है, तो अब आप अपने बच्चों को पहले की तरह नहीं डांट सकते, आप थोड़ा मेरा भी सम्मान रखेंगे, है ना, कि कोई आया हुआ है बाहर से, तो मुझे थोड़ा अपने एटीट्यूड में, बिहेवियर में कुछ थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। तो वैसे ही अब ये मार्स शुक्र की पोलाइटनेस ले लेगा। शुक्र क्या है? पोलाइट ग्रह है। शुक्र क्या है? शुक्र लग्जीरियस है, लग्जरी है शुक्र। ठीक है। तो अब मंगल के अंदर लग्जरी भी आ गया, मंगल के अंदर पोलाइटनेस भी। अब वो एग्रेशन नहीं रहेगी,
समझ ना, तो मंगल की एग्रेशन है वो नहीं रहेगी। और दूसरा क्या है, अब मंगल ने मरकरी की भी ले ली, तो मरकरी क्या है, मरकरी, हाँ मरकरी इंटेलेक्ट है, ठीक है। और मरकरी का जो नेचर होता है वो ना तो स्त्री वाला है और ना पुरुष वाला है, बीच वाला है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, इसको ये जो क्वालिटी मरकरी की होती है वो क्या होती है, वो व्यक्ति समय देख के कि समय इस समय किसका पलड़ा भारी है, हाँ अब डिप्लोमेसी वो चीज, आंसर कर। हाँ डिप्लोमेसी दे देगा। सन क्या है, सन है अथॉरिटी, सन है अथॉरिटी। तो अब ये व्यक्ति अपने बच्चों को क्या क्या चीजें ऑफर करने की कोशिश करेगा, बच्चों को लग्जरी देने की कोशिश करेगा, ठीक है। बच्चों को, अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाने के लिए बहुत सारे एफर्ट डालेगा, ठीक है। और सन अपने बच्चों की जो सन क्या है, सन अथॉरिटी है, बच्चों के ऊपर अथॉरिटी लाएगा कि तुम्हें इस तरीके से नहीं, इस तरीके से अपनी डीलिंग को करना चाहिए, जैसे मैं तुमको कह रही हूं वैसे तुमको समझना चाहिए, ठीक है। अब ये मार्स यहाँ पे चौथी दृष्टि में ये सारे गुण लाएगा। ठीक यही चीजें फॉरवर्ड करेगा मार्स अपनी 7वीं दृष्टि पे। अब ये 7वां घर कौन सा है, ये मंगल का खुद का घर है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, हमें ये भी ध्यान रखना है। तो अब ये मार्स यहाँ से, ये सारे गुण तो इसके साथ में रहेंगे, लेकिन अब ये मार्स 7वीं दृष्टि यहाँ पे देख रहा है, तो ये क्या है, ये क्या है जानते हैं क्या है ये 7वां घर आपका पार्टनर है, ठीक है। 7वां घर क्या है, आपका पार्टनर है। तो ये सेकंड हाउस क्या हो गया, पार्टनर का घर हो गया। जैसे ये पहला घर आपका है, दूसरा आपका घर हो गया, वैसे ही 7वां घर आपका है, वैसे ही ये 8वां घर आपके पार्टनर का हो गया, ठीक है। पार्टनर का घर हो गया या हस्बैंड का घर कह सकते हैं, ठीक है। तो अब जब मार्स यहाँ पे देखेगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे जब मार्स की दृष्टि है तो मार्स यहाँ पे बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये हस्बैंड के घर से अपनी तरफ से पूरी ट्राई करेगा कि वहां पे मैं रिलेशन को अच्छा रखूं, ठीक है, वहां पे प्रयास करेगा। और यही जो 8वां घर होता है, ये 8वां घर पेन का भी है, ये भी ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया था ना, 8वें घर से पीड़ा मिलती है, पेन मिलता है, बताया था ना मैंने आपको, आप लोगों को, अगर पीछे की क्लासों में आप लोगों ने ध्यान दिया हो, जी जी 8वां घर डीप पेन होता है। तो व्यक्ति को यहाँ से डीप पेन मिलेंगे, प्रॉब्लम मिलेगी, या फिर व्यक्ति यहाँ पे कोशिश तो करेगा कि मैं बना लूं, लेकिन वहां से क्या होगा, वहां से पेन मिलेगा, ससुराल हो गई ना उनकी, तो वहां से वो लोग पेन। और क्योंकि मंगल वहां पर देख रहा है, तो मंगल, मैंने जैसा आपको बताया कि मंगल क्या करता है, मंगल की दृष्टि, अगर मंगल अपने घर को देख रहा है तो कोशिश करेगा कि उसको ठीक करे। तो ऐसा व्यक्ति बार बार कोशिश करता है कि रिलेशन ठीक हो, या कुछ अपनी तरफ से एफर्ट डालता है। लेकिन मंगल के अंदर ये तीनों क्वालिटीज हैं, व्यक्ति अपने नेचर से समझौता नहीं करता, ये तीनों क्वालिटीज हैं, लग्जरी भी है, और एक प्रकार से मरकरी भी है वहां पे, और सन भी है। तो व्यक्ति का अथॉरिटिव नेचर जो है वो प्रॉब्लम करता है वहां से मिलने में, व्यक्ति अपने आप को घुल मिल नहीं पाएगा उस फैमिली से, क्योंकि सन वहां पे है, ठीक है। जब भी सन रहता है, सूर्य रहता है, जब सन की क्वालिटी मार्स ने ले ली तो वो व्यक्ति को घुलने मिलने में प्रॉब्लम करेगा। जब व्यक्ति वहां पे जाएगा या ससुराल में जाएगा तो वहां थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ चलती रहे। और वो बेसिकली क्यों होंगी, क्योंकि मार्स बैठा है सेकंड हाउस में, दूसरा घर वाणी का होता है, बोलने का, ठीक है। तो बोलने के कारण परेशानियां ज्यादा पैदा होंगी, समझिए, बात में से बात निकलेगी तो प्रॉब्लम निकलेगी, ठीक है। इसी प्रकार से इसकी 8वीं दृष्टि कहां पे है,
इसकी 8वीं दृष्टि है फादर के हाउस पे, ठीक है, फादर के हाउस पे। तो फादर के हाउस पे है, तो जब ये मार्स यहाँ पे फादर के हाउस को देखता है, तो मैंने आपको आपको क्या बताया, वहां पे मैंने बताया कि वहां पे जब ये 8वीं दृष्टि डालता है वहां पे, तो वहां पे इमोशनल इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है, इमोशनली पेन देता है ये। और वहां का फादर का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, वहां से व्यक्ति को जो सुख मिलना चाहिए वो चीजें नहीं मिल पाती हैं। तो फादर, क्योंकि 9th हाउस उसका लक है, उसके फादर का हाउस है, और एल्डर लोगों का, बड़े लोगों का हाउस है। तो बड़े लोगों की छत्र छाया बहुत कम मिलती है, क्योंकि मार्स वहां पे 8वीं दृष्टि डाल रहा है, ठीक है। और वो राशि शत्रु राशि है, 2 नंबर किसकी राशि है, शुक्र की, ठीक है। तो बड़े लोगों की छत्र छाया बहुत कम मिलती है, ठीक है। फादर के सुख में कमी करता है, व्यक्ति के भाग्य की भी हानि करता है, ठीक है। इस तरीके से हमें ये एनालिसिस करना है इनकी दृष्टियों को। तो हमारी कुंडली में मार्स जहां पे भी बैठा रहेगा, ठीक है, मंगल का एक नेचर होता है, वो जहां बैठेगा वहां पे एग्रेसिवनेस दे देगा। क्या दे देगा, एग्रेसिवनेस। तो मार्स, हाँ, मार्स बोलने जब बोलने पे आएगा ना व्यक्ति, तो व्यक्ति को, क्योंकि एग्रेशन है मार्स, मार्स एनर्जी है, तो व्यक्ति कभी कभी मतलब जब बोलने में तो ओवर अथॉरिटी कर जाएगा व्यक्ति, वो जब बोलना है उसको, तो क्या है, मंगल कंट्रोल नहीं रख पाता है। मंगल जब बोलता है तो फिर अथॉरिटी के साथ बोलता है, तो व्यक्ति की वाणी में ऑर्डर होगा, जब भी कोई काम करना चाहेगा ना तो ऑर्डर के साथ करवाना चाहेगा, ठीक है। तो ये क्वालिटीज मार्स देता है। तो जहां बैठा होगा उस साइन को भी देखना है कि कौन सी साइन में बैठा है। अब ये तुला राशि में बैठा है, ठीक है, तुला राशि। अब तुला राशि कौन सा तत्व है, कौन सा एलिमेंट लेके बैठी है तुला राशि, 1, 5 और 9, ये जो है ये अग्नि, फायरी एलिमेंट्स, ठीक है, ओके। और इसी प्रकार से दो हो गई, और 6 और 10 ये अर्थी साइन होती हैं, ठीक है। और 3 हो गया, 7 हो गया, और 11 ये एरी साइन है, एरी, हवा वाली बात, इसको एयर कहते हैं। तो इस मार्स के बोलने के तरीके में क्या होगा, ये मार्स जो है, ये जब व्यक्ति जब बातें करता है, जब व्यक्ति जब कोई बात करेगा, जब एरी साइन में बैठा हो, तो क्या होता है, उसकी वाणी का जो फ्लो होता है ना, वो थोड़ा तेज होगा, क्योंकि एयर तेज होती है ना। तो व्यक्ति जब बातों को, सामने वाले को लगेगा कि इन्होंने क्या बोला, सामने वाले को क्या लगेगा कि थोड़ा तेज बोल गए। दूसरी बार पूछने की कोशिश करेगा व्यक्ति कि आप मुझे बताओ दूसरी बार आपने क्या कहा था। सामने वाले को समझने में भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसको ओवरऑल देखना होगा कि इसका किस एलिमेंट में बैठा हुआ है मार्स, है ना, वो भी देखना होगा। क्योंकि हवा के साथ में फायर बहुत तेजी से जलती है, बहुत तेजी से, ठीक है। तो इसलिए उस तरीके का कॉम्बिनेशन बना के हमें आगे बढ़ना होगा। अब इसी प्रकार से हम एक और चार्ट ले लेते हैं और हम उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि आगे मार्स की साइन को किस तरीके से हम समझें। अब एक चार्ट मैं आपको थोड़ा
अभी अभी आपको चार्ट दिखाई दे रहा है? नहीं, पहले दिख रहा था राजीव गांधी जी का, अभी हट गया है। ओके, अभी नहीं दिखाई दे रहा आपको? दिख रहा है इंदिरा गांधी का था। हाँ, अब दिखा इंदिरा हाँ, गांधी का दिखा। अब ये देखिए अब ये इंदिरा गांधी का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मार्स, अब मार्स की क्वालिटी कैसे बदलती है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मार्स कौन सी साइन में बैठा हुआ है? यहाँ पे मार्स बैठा हुआ है फायरी साइन में, ठीक है, फायरी साइन में बैठा हुआ है। किंग राशि कौन सी है? 1, 5 और 9 फायरी, ठीक है, यहाँ बैठा हुआ है। यहाँ भी सेकंड प्लेस पे ही बैठा हुआ है, सेकंड हाउस में, ठीक है। तो अब सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो आपको पता है ये इंदिरा गांधी जब बोलती थी तो उनके सामने किसी की आवाज नहीं निकलती थी, उनके सामने सब लोग बोलने से घबराते थे। क्यों? क्योंकि इनका एग्रेशन इतना था। मंगल फायरी साइन में हो गया, ठीक है। और आपको पता है अब यही एग्रेशन अब मंगल की साइन में कौन कौन से बैठे हुए थे? सन बैठा है और मरकरी बैठा हुआ है। तो इन्होंने अपने बच्चों के साथ में फोर्थ साइन को देख रहे हैं ना, तो अब मंगल ने कौन कौन सी चीजों को ऑब्जर्व कर लिया? अथॉरिटी को ले लिया, और मरकरी क्या है? मरकरी है डिप्लोमेसी, ठीक है। तो अब मंगल फायरी होते हुए भी सन की अथॉरिटी को भी ले लिया और मरकरी को भी ले लिया। इसने क्या किया? इन्होंने अपने एक बच्चे के साथ में तो बहुत ही एग्रेशन शो किया, लेकिन और दूसरे के साथ में, जैसे संजय गांधी के साथ में क्या हुआ और राजीव गांधी के साथ में क्या हुआ, तो वहां पे जो संजय के साथ में हुआ, वहां पे सूर्य का नेचर बहुत एग्रेसिव था, तो उन्होंने अथॉरिटी के साथ में उनको डील किया, और दूसरा राजीव को पॉलिटिकली डील किया उन्होंने, क्योंकि दो चीजें उनके उसमें आई, ठीक है। और यहीं से ये 7वीं दृष्टि कहाँ डालता है? हस्बैंड के घर पे, तो ये फायरी चीजें हस्बैंड के घर पे। तो अब इनकी जो ससुराल थी उसके बारे में तो कोई चर्चा भी नहीं करता, क्योंकि फायरी नेचर है मंगल का, सेपरेटिव। ये शनि की राशि है ना, इनकी ससुराल, ये शनि पे यहाँ पे दृष्टि डालता है मंगल, तो कैसी डालता है? सेपरेटिव दृष्टि, शत्रु राशि से देखता है, तो व्यक्ति ससुराल की तरफ झांकता भी नहीं। सेम मंगल है, देखो वहां पे भी आपने मंगल देखा और यहाँ पे भी मंगल देखा, और वही इसकी 8वीं दृष्टि किसकी है? फादर की। 8वीं दृष्टि कौन सी है? फादर के घर को देख रही है ना, फादर के घर को। लेकिन ये राशि किसकी है? ये गुरु की राशि है, बृहस्पति की, ठीक है। बृहस्पति की राशि है, तो अपने फादर के साथ में इमोशनली बहुत अटैच थी, ठीक है। और फादर जो जैसा जैसा कहते गए उसी हिसाब से इन्होंने आगे अपना काम आगे किया। फादर ने जैसी डीलिंग की वैसे ही आगे बढ़ते चले गए, समझ गए आप? इसी तरीके से मंगल को डिफरेंशिएट करना है कि मंगल किसके किसके गुण ले रहा है और मंगल कौन सी साइन में बैठा है, ठीक है। अगर यही मंगल कर्क राशि में बैठा होगा, ठीक है, तो व्यक्ति को पोलाइट बना देगा, क्योंकि कर्क राशि कौन सी है? वाटरी साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे बैठ के मंगल ना अपनी तीव्रता खो देता है। वो उसको बात मानेगा, वो बात को करेगा, वो कहेगा, जो बात आप कह रहे हैं उसी के हिसाब से डील हो जाता है। लेकिन अगर मंगल फायरी साइन में है तो इस व्यक्ति को बदलना नामुमकिन है। ये व्यक्ति ने जो डिसीजन ले लिया वो डिसीजन करके ही मानेगा, ठीक है, समझ गया? तो इसी प्रकार से हमको मंगल को आगे के लिए करना है। और अभी हम आगे की और भी चीजों को थोड़ा देखते हैं कि और मंगल के लिए ये हमने दृष्टि को देखना सीखा। अब हम देखते हैं, हम एरीज के बारे में, जो उसकी पहली राशि एरीज है, उसके बारे में भी हमने पहले भी पढ़ा था, आगे फिर उसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं।
आपकी कुंडली में जहां भी एरीज का साइन होगा, जहां पे भी एरीज का साइन होगा, एरीज की क्वालिटी क्या क्या है? डायनेमिक होता है और एंटरप्राइजिंग, वायलेंट होता है, वो हेड होता है। मतलब जहां पे भी एरीज रहेगा ना, वहां पे आपकी कुछ करने की इच्छा होगी, हेड बनने की इच्छा होती है, जहां पे भी एरीज का साइन आ जाता है। और एरीज को हम देखते हैं तो वो फॉरेस्ट है, जंगल भी है। मतलब अगर किसी का एरीज 5th हाउस में पड़ जाए ना, 5th हाउस में, मतलब कि अगर आपकी लगन जो है वो सजिटेरियस हो जाए, अगर आपकी लगन सजिटेरियस हो जाए, तो हम एक बार चेक करते हैं। ओके, अगर आपकी लगन सजिटेरियस हो जाए तो एरीज आपके 5th हाउस में पड़ेगी। ठीक है, समझ गए आप? एरीज 5th हाउस में पड़ेगी। तो 5th हाउस में पड़ेगी तो क्या व्यक्ति को कहाँ ज्यादा अच्छा लगेगा? फॉरेस्ट में ज्यादा अच्छा लगेगा, उसको जंगल में घूमना, जंगल सफारी करना, क्योंकि 5th हाउस क्या है? इंटरटेनमेंट का है। तो अगर हम यहाँ पे फॉरेस्ट देखते हैं तो हमें इंटरटेनमेंट के हाउस को देखना है, तो व्यक्ति अपने आप को फॉरेस्ट में, जंगल सफारी में उसको मजा आए। और फिर उसी हिसाब से उसके अंदर, और एरीज के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती हैं? इम्पल्सिवनेस होता है, रेस्टलेस होती है। ठीक है, अगर एरीज आपके 2nd हाउस में पड़ जाए, 2nd हाउस में, तो 2nd हाउस हमारी हमारी आंखें होती हैं, तो व्यक्ति की आईब्रोज थिक होंगी। ठीक है, और लीडरशिप की क्वालिटी होती है, जहां पे भी एरीज पड़ता है वहां पे लीडरशिप व्यक्ति करने की कोशिश करता है। ठीक है, और इसके अलावा ये जो राशि होती है, एरीज राशि जो होती है, एक कुंडली में जहां पे भी पड़ती है, जहां पे भी पड़ेगी, वो जगह स्टेबल नहीं होगी। स्टेबल का मतलब वहां पे ना आपको उतार चढ़ाव बहुत बने रहेंगे। अगर ये आपके धन भाव में 2nd हाउस में है तो पैसा आपका बहुत अप डाउन करेगा, वहां पे बचना मुश्किल होता है। अगर यही 10th हाउस में है तो आपके काम में सडन कभी बहुत अच्छा राइज आ जाता है, कभी बहुत ज्यादा डाउन चला जाता है। मतलब एक एक्सट्रीम सडन होती है, ऊपर नीचे बहुत उतार चढ़ाव होता है। और अगर ये 7th हाउस हस्बैंड के घर में पड़ जाए तो क्या होता है? पति का नेचर जो होता है, हस्बैंड का नेचर या हस्बैंड के साथ जो रिलेशनशिप होती है वो बहुत अप एंड डाउन होती है, ऊपर नीचे होती रहती है। अगर यही बच्चों के घर में 5th हाउस में पड़ जाए तो क्या होता है? बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की जो नेचर होता है बहुत अप डाउन वाला होता है। अगर यही 4th हाउस में पड़ जाए तो मदर का नेचर क्या होता है? मदर का नेचर इसी तरीके का होता है, अप डाउन वाला होता है, उतार चढ़ाव वाला होता है। और 4th हाउस प्रॉपर्टी होती है, 4th हाउस हमारी वेल्थ होती है, 4th हाउस हमारे व्हीकल होते हैं, हम जो गाड़ियां चलाते हैं। तो अगर ये एरीज वहां पे पड़ जाए तो क्या होता है? वहां पे व्यक्ति के पास जो व्यक्ति घर बना रहा है, वो जो प्रॉपर्टी ले रहा है, उसका क्या होता है? कभी क्या होता है, कभी उसके पास 1-2 प्रॉपर्टियां लेने के लिए पैसे होते हैं, और जब वो सेटिंग कर लेता है तो अचानक चीजें बहुत लेस हो जाती हैं, खर्चे दूसरे निकल जाते हैं, तो वो प्रॉपर्टी बीच बीच में रुक रुक के होती है। मतलब अचानक उसमें स्टेबलनेस। और अगर वो घर में है, अगर वो हमारे घर में है तो घर के अंदर भी उतार चढ़ाव, माँ के घर के अंदर उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होंगे, या फैमिली में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होते हैं। इसी प्रकार से ये एरीज को हमें डिस्क्राइब करना है। ठीक है, और जहां पे भी ये राशि होगी, अगर उसमें कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, ठीक है, तो जब भी उसकी दशा आएगी तब हम कोई ना कोई नया काम स्टार्ट करेंगे। हम क्या करते हैं? कोई ना कोई नया वर्क स्टार्ट करते हैं, नई चीजें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमको एरीज से पता चलती हैं। पंडित जी 8वें घर में हो तो? हाँ, 8th हाउस में अगर एरीज 8th हाउस में हो तो क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया आपको, 8th हाउस क्या क्या है?
8th हाउस मैंने 8th हाउस को देखो, वो डीप पेन है। 8th हाउस हमारी आयु है, हमारी एज, ठीक है। 8th हाउस हमारे पार्टनर का पैसा भी है, हमारे पार्टनर का पैसा, ठीक है। 8th हाउस हमारी ससुराल भी है, हमारी ससुराल भी है। तो अब आपको ये देखना, अगर वहां पे एक नंबर राशि हो जाएगी तो क्या होगा, व्यक्ति वहां पे ना, अब देखो वहां पे क्या क्या चीजें आप करने की कोशिश करेंगे। वहां पे आप लीडरशिप करने की कोशिश करेंगे। वहां पे व्यक्ति क्या करता है कि चलो ठीक है, वहां कोई प्रॉब्लम आई, चलो मैं आगे बढ़ के चीजों को करता हूँ, ठीक है। इम्पल्सिवनेस, वहां पे क्या होगा, जैसे ही कोई चीज खराब हो गया तो सबसे पहले इम्पल्सिव क्या होता है, ये तुम्हारी वजह से गड़बड़ हो गया, मैंने तो ऐसा कहा था, ठीक है। और वायलेंट का, ये राशि कैसी है, वायलेंट है। तो क्या होता है, वहां पे जो लोग होते हैं ना, वो वायलेंट होते हैं, उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। और डायनेमिक, अर्थात उनका नेचर कैसा होता है, एग्रेसिव नेचर होता है। ससुराल वालों का नेचर कैसा होगा, एग्रेसिव होगा। आप यहाँ जो लोग हैं, यार यहाँ पे तो लीडरशिप करना खराब है, ठीक है। और वो क्या है, वो वाइफ का पैसा है। वो अगर एक तरीके से देखें तो वाइफ का सेकंड हाउस हो गया ना, तो वाइफ का पैसा है। तो व्यक्ति अपनी वाइफ को ये कहेगा, मैं अगर तेरे पास पैसा है तो मैं बताता हूँ तुझे कैसे करना है, लीडरशिप उसमें आएगी फिर। और व्यक्ति वाइफ को पैसा देने की कोशिश करेगा ना, जब भी पैसा देने की कोशिश करेगा, या जब पैसा अगर देगा भी, तो उतार चढ़ाव बहुत आएगा। मतलब वो कोशिश करेगा कि अभी मैं, मतलब एक सीक्वेंस में वो पैसा नहीं दे पाएगा उसको। मतलब ऐसा नहीं कि अगर महीने का आपने बांध दिया कि मैं अपनी वाइफ को हर महीने 20,000 शिलिंग दूंगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। वो कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव, कभी आप लाख शिलिंग भी दे देंगे तो कभी आप 10,000 देने में भी आपको मुश्किल आएगी, ठीक है, अगर 8th हाउस में है तो एरीज, ठीक है। तो अब हम गुरुजी जी, ये जरा आपने ये बताया ना, अभी ये व्हेनेवर एनी प्लैनेट सिटिंग इन दिस राशि दशा विल स्टार्ट, तो ये किसकी दशा स्टार्ट होगी, जो मतलब राशि बैठी रहेगी उसकी दशा ना, मान सपोज करिए मंगल ही बैठा है उसमें, तो मंगल की दशा जब स्टार्ट होगी तभी। हाँ, जब अगर एरीज में मंगल है और मंगल की दशा स्टार्ट हो गई, सपोज मंगल की दशा स्टार्ट हो गई, उसमें आपको नया काम करना ही पड़ेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको नौकरी बदलनी पड़ेगी, नया वर्क एस्टेब्लिश करता ही करता है व्यक्ति, बस ये समझ जाइए। कोई भी ग्रह बैठा होगा उसकी दशा आ जाएगी तो आपको वहां पे काम को नए तरीके से शुरू करना पड़ेगा, या कोई नया प्रोजेक्ट मिल जाएगा जो जीरो से शुरू करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अभी आगे हम देखते हैं। अब देखिए, wherever this राशि is sitting in your chart, you have to do new work over there and something extra different from your background. अब ये राशि आपकी जहां पे भी बैठेगी ना, जहां पे भी बैठेगी, वो जहां बैठेगी वहां पे आपको कुछ नया करने की ललक होगी, और ऐसा काम करने की इच्छा होगी जो काम आपकी फैमिली में किसी ने नहीं किया होगा। अगर सपोज करो ये 10वें घर में एरीज पड़ जाती है, तो आप ऐसा काम करोगे जो आपकी फैमिली में किसी ने नहीं किया है, या आप वो काम करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। अब हम इसको देखते हैं एक उदाहरण के जरिए, इसी को। अब ये इंदिरा गांधी का चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, चार्ट दिखाए, ओके। अभी तो एरीज खुला पंडित जी। ठीक है, मैं दोबारा से आपको करता हूं शेयर। ये दिखाई दे रहा है आपको चार्ट? खुल रहा है अभी जी, हाँ खुल गया। ठीक है, अब देखो इनका एरीज कौन से भाव में पड़ा हुआ है, ये 10वां घर है, ठीक है। एरीज कौन सा घर है? 10वां घर है। अब काउंट कीजिए, मैं इसलिए बार बार आपको काउंटिंग करा रहा हूं, इन 12 घर को समझ लीजिए आप। ये पहला घर है, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। अब यहाँ पे एरीज की साइन पड़ी है, ठीक है।
अब एरीज की साइन पड़ी, इसलिए इन्होंने ऐसा काम किया, ऐसी पोजीशन ली जो कि इतिहास में पहले किसी को नहीं मिली थी। ये इंडिया की फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर बनी, लेडी प्राइम मिनिस्टर। इनके फादर तो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उनका वो मेल थे, लेकिन ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनी लेडीज। तो इन्होंने ऐसा काम किया जो कि बिल्कुल डिफरेंट था, कोई एक्सपेक्ट नहीं करता था कि लेडीज को कैसे प्राइम मिनिस्टर कोई बना सकता है, लेकिन उनके अंदर वो करने की इच्छा थी। और उन्होंने बिल्कुल फैमिली के बैकग्राउंड से, मतलब कि उनके फादर से के कारण मिला, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ा और जीती, उसके बाद बनी है प्राइम मिनिस्टर। चुनाव लड़के जीत के फिर प्राइम मिनिस्टर बनी। तो व्यक्ति ने बिल्कुल डिफरेंट वर्क किया जो पहले उसमें हिस्ट्री में नहीं था। ठीक है, इसी प्रकार से अभी हम और भी कुछ चार्ट ले लेते हैं। चलिए मैं आप में से किसी का चार्ट ले लेता हूं, तो थोड़ी चीजें आपको भी इंटरेस्टिंग लगे। ये चार्ट दिखाई दे रहा है आपको? ये चार्ट दिखाई दे रहा है? जी ठीक है, ये ये इंदिरा विनीत गांधी तिवारी का- जी का। अच्छा इंदिरा गांधी का पंडित जी। हाँ अच्छा भाई, अच्छा, विनीत अब तिवारी का आया? गया अभी। हाँ जी। ठीक है, अभी देखो इनकी एरीज साइन कहाँ पे पड़ी है। इनकी एरीज है 4th हाउस में। ठीक है ना, 4th हाउस में। 4th हाउस में जब भी एरीज की साइन होगी, तो मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई, उतार चढ़ाव बहुत बना रहता है। ठीक है, उतार चढ़ाव, क्योंकि ये 4th हाउस क्या है, हमारे घर का है। व्यक्ति जब जब अपने घर पे रहेगा, व्यक्ति जब जब अपने परिवार में, फैमिली में, मदर के पास रहेगा, तो उतार चढ़ाव रहेगा रिश्ते में। किसी दिन बहुत प्रेम रहेगा और किसी दिन पूरे दिन प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेगी। उतार चढ़ाव बहुत बने रहेंगे, एरीज है वहां पर। तो एरीज क्या करती है, और ऐसा व्यक्ति अपने घर पे कुछ नया करना चाहता है। जब व्यक्ति घर बनाने की, प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश करता है ना, तो कुछ नया करने की कोशिश करता है। और इनका जब ये घर बनाएंगे तो कुछ नए तरीके से बनाएंगे, कुछ अपने वो जो प्रॉपर्टी लेंगे या जो कार्य करेंगे, वो बिल्कुल डिफरेंट लेंगे। और जहां एरीज रहती है ना, जब व्यक्ति जहां घर खरीदता है या कोई जमीन खरीदता है, तो वो थोड़ी आउटर होती है, थोड़ी अलग हटके होती है। ठीक है, इस प्रकार से हमें चीजों को डिस्क्राइब, ये एरीज को डिस्क्राइब करना। अब आती है दूसरी, उसकी राशि होती है स्कॉर्पियो। ठीक है, दूसरी राशि कौन सी है? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। अब हम स्कॉर्पियो के बारे में समझते हैं कि स्कॉर्पियो क्या क्या करती है। अब तक हमने एरीज के बारे में समझा, अब हम स्कॉर्पियो के बारे में समझते हैं। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी और नॉलेज मैं एरीज के बारे में आपको देना चाहूंगा कि एरीज जो सन होता है ना, वो एक्सॉल्टेड होता है। एरीज राशि में सन जाएगा तो एक्सॉल्टेड हो जाता है। और एरीज सन जो है, चाहे वो एरीज में हो या तीनों फायरी साइन में हो, एरीज में पड़ जाए। इसमें लिखा है ट्राइन। ट्राइन का मतलब क्या होता है? ट्राइन का मतलब होता है, अब हम आपको थोड़ा ट्राइन का बेसिकली समझते हैं, ट्राइन क्या होता है। देखो ये हाउस जो है, ये हाउस दिखाई दे रहा है, पहला घर। ये फर्स्ट हाउस आपको दिखाई दे रहा है। जी जी तो ये पहला घर,
ये 5वां घर और ये 9वां घर, ये मिलके एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल बनाते हैं। कौन कौन सा घर है? फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस, ये मिलके क्या बनाते हैं? ट्रायंगल। ठीक है, इसी को ट्रायन कहते हैं। तो अगर अगर सन यहाँ पे है या यहाँ पे है या यहाँ पे है, ठीक है, या एरीज में है या लियो में है या सजिटेरियस में, इन तीनों ट्रायंगल कहीं पे भी होगा तो सन इन तीनों भावों को मजबूत करेगा, इन तीनों जगहों पे बल देगा, सॉलिडारिटी देगा। व्यक्ति का जो शरीर है वो मजबूत रहेगा अगर सन इन तीनों भाव में है, तो इन तीनों को सॉलिडारिटी देगा। इसी प्रकार से ये जो तीनों हाउस हैं, इसको इन किस लिए देखेंगे? अगर हमें किसी का चरित्र देखना हो कि ये व्यक्ति कैसा है, ठीक है, तो हमें उसके ये तीनों ट्रायंगल चेक करने चाहिए। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा बनता है? दूसरा ट्रायंगल बनता है 2nd, 6th और 10 का। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल बनता है, दूसरा घर, 6वां घर और 10वां घर। अगर हमें किसी का पैसा देखना हो, ठीक है, पैसा देखना हो तो हमें दूसरा, 6ठा और 10वां घर देखना चाहिए। ठीक है, अगर किसी का रिलेशन देखना हो कि इस व्यक्ति का रिलेशन कैसा है टुवर्ड द फैमिली, भाई बहनों के साथ में और समाज के साथ में, तो हमें क्या देखना होगा? हमें देखना होगा तीसरा घर, 7वां घर और 11वां घर। ठीक है, हमें ये देखना होगा 3, 7 और 11, ये वाला ट्राइन देखना होगा कि इसका पत्नी के साथ रिलेशन कैसा है, इनका भाई बहनों के साथ रिलेशन कैसा है, और 11वां हाउस होता है सोसाइटी। ठीक है, और अगर देखना हो ये इस व्यक्ति का भगवान के साथ रिलेशन कैसा है, या ये व्यक्ति अपने जीवन में मोक्ष को प्राप्त करेगा कि नहीं करेगा, उसके लिए हमें 4था, 8वां और 12वां ये वाला ट्रायंगल देखना है। ये वाला ट्रायंगल देखना है। तो पंडित जी कुत्ते काम हो रहे हैं आज? इंडिया में भूख रहे हैं। इंडिया हमारे यहाँ भौंक रहे भैया, हमारे यहाँ। तो भाई तो कुछ इसलिए करिए। हमें क्या है, ये क्या है जो आप लोग पढ़ते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष पढ़ते हैं ना आप लोग, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो यही चारों ट्रायंगल हैं, पहला, 5वां और 9वां, ये हो गया धर्म का। ठीक है, अगर किसी का धर्म देखना है तो 1, 5 और 9 लिख दो, इसको नोट कर लीजिए आप, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसको नोट कर किसी का लीजिए। चरित्र देखना है तो 1, 5, 9 देखेंगे, चरित्र और हाँ धर्म। हाँ, और पैसा अगर पैसा देखना है 2, 6, 10। 2, 6, 10 दूसरा घर 3, धन 7, 11। क्या? हाँ, रिलेशंस टुवर्ड्स द 3, 7, सोसाइटी, 11। टुवर्ड्स द फैमिली और टुवर्ड द अपने कजिन के साथ में, तो ये देखना है तो हमें 3, 7, 11 देखना होगा। और अगर देखना है कि व्यक्ति का भगवान के साथ रिलेशन कैसा है, व्यक्ति जीवन में मोक्ष को प्राप्त करेगा कि नहीं करेगा, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है, अगर व्यक्ति का काम देखना है या व्यक्ति का मुंह देखना है तो हमें 3, 7 और 11 देखने होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से ट्राइन में, ये जो ट्राइन है, ये ट्राइन इसी को कहते हैं कि ट्राइन में जब भी सूर्य हो, 1, 5, 9 में सूर्य होगा तो वो बलवान करेगा, उसको स्ट्रेंथन करेगा, फिजिकल बॉडी को इंप्रूव करेगा। ठीक है, तो एरीज में सन जो है वो एक्सॉल्टेड होता है। ठीक है, और सन जो है वो जब वहां इन तीनों साइन में रहता है तो अब वो क्या करता है, जो ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं ना, वो उनको व्यक्ति देख के और दूर करने में सक्षम होता है। ठीक है,
और वो उसकी उसके उसके जीवन में फोन में भी करो ना। जीवन में आने वाली रुकावटों को वो दूर कर सकता है। अब हम देखते हैं स्कॉर्पियो राशि। ठीक है, मार्स की दूसरी राशि कौन सी है? स्कॉर्पियो है। ठीक है, अब स्कॉर्पियो को जब आप देखते हैं तो स्कॉर्पियो क्या क्या है? स्कॉर्पियो हमारे प्राइवेट पार्ट्स है, होल है, डीप केव्स है, माइंस है, गराजेस है, स्मॉल बिल्डिंग्स और डस्की कॉम्प्लेक्शंस। और इसके अलावा ब्राइट, इनकी इसके ये क्वालिटीज हैं: अकल्ट नॉलेज, बेस्ट फ्रेंड्स और वर्स्ट एनिमी, और हमारे जीवन की सेंसिटिविटी जितनी भी है। और ये वाटरी साइन होती है, और ये इसके अंदर ना, ये जहां पे भी ये बैठेगी, जहां पे ये बैठेगी वहां पे वहां की चीजों को, वहां की क्वालिटीज को ये पी लेती है। जहां पे भी बैठती है, जिस राशि में भी, जिस भाव में भी बैठती है, उस चीजों को ग्रहण कर लेती है, उनको टुवर्ड्स द इमोशन की तरफ लेके चली जाती है। ठीक है, ये वाटरी साइन होती है। और इसका जो रूलर है वो मार्स, आपको पता ही है इसका रूलर मार्स है, और वो मार्स एग्रेशन की तरफ होता है। लेकिन जब ये स्कॉर्पियो को देखता है, जब ये स्कॉर्पियो जो राशि होती है, वो डिटर्मिनेशन भी होती है, वो बहुत जिद्दी होती है, जो चीज ठान लेती है उसको करना ही करना है उसको। तो 8 नंबर की साइन जहां पे होगी ना, आप वहां पे आप एक व्यक्ति एक टारगेट सेट करता है, गोल सेट करता है कि मुझे इसको करना ही करना है। वो इमोशनली वहां से अटैच रहता है। ठीक है, तो इस तरीके की क्वालिटीज उस साइन के अंदर दे देती है। और फिर इस राशि के अंदर कोई इस राशि के अंदर कोई प्लैनेट उच्च का नहीं होता है, क्योंकि इमोशनल राशि है और डार्क है, तो यहाँ पे भी कोई प्लैनेट उच्च का नहीं होता है। हाँ, चंद्रमा यहाँ नीच का हो जाता है। मून यहाँ पे जब बैठेगा या 8 नंबर साइन में, तो डेबिलिटेशन हो जाती है उसकी, वो नीच का हो जाता है। ठीक है, तो नीच का होने से क्या होता है? नीच का होने से ये होता है, मून की क्वालिटी गिर जाती है। मून की जो सिग्निफिकेशंस हैं, मून हमारी मदर है, उसकी हेल्थ में इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, मून हमारा मन है, व्यक्ति मन से खुश नहीं रह पाता है। तो जब भी चंद्रमा नीच का हो जाता है या डेबिलिटेशन में आ जाता है, तो ये प्रॉब्लम देता है। मून प्रॉपर्टीज भी है, 4th हाउस का कारक भी है, तो व्यक्ति को अपने घर से दूर रखता है। व्यक्ति घर पे रहता है तो सुखी नहीं रह पाता है, परेशान रहता है। तो ये सारी चीजें हमारे नेचर में ही स्कॉर्पियो साइन डालती है। ठीक है, और हाँ, इसमें वही बात ही कह रहे हैं कि इसके अंदर कोई भी प्लैनेट उच्च का नहीं होता है, लेकिन एक ही प्लैनेट है जो नीच का होता है। अब हम उसी कुंडली पे आते हैं, हम कुंडली के ऊपर आते हैं ताकि हम समझे कि ये किस तरीके से वर्कआउट करती है। ठीक है, चलिए हम इसी कुंडली में एनालिसिस करते हैं। ये 8th हाउस, ये क्या है? स्कॉर्पियो यहाँ पे है। ठीक है, तो अब स्कॉर्पियो की क्वालिटीज मैंने आपको क्या क्या बताई हैं। स्कॉर्पियो जहां पे भी बैठती है, वहां की चीजों को इम्बाइब कर लेती है, पी लेती है। तो क्या होता है, जब 8 नंबर पी लेता है, तो क्या होता है, 8 नंबर क्या करता है, वहां पे ना ग्रोथ बहुत कम देता है। वहां पे ग्रोथ बहुत कम देता है, वहां की चीजें हमारे हाथ में रहती नहीं है। तो अब ये लाभ के घर में बैठा हुआ है, लाभ के घर में। ये यहाँ पे हम क्या देखते हैं? हम यहाँ से देखते हैं बेनिफिट्स, बेनिफिट्स देखते हैं। तो जब 8 नंबर यहाँ पे बैठ जाए, तो क्या होता है, ये 8 का जो गोल चक्कर होता है ना, 8 कैसे बनता है? 8 ऐसे घुमा के और ऐसे बनता है। तो जहां से शुरू करता है फिर वहीं घूम के आ जाता है। ठीक है, तो 8 नंबर जो ये जो साइन है ना, ये घूमने वाला होता है। ऐसे ही 8 नंबर जहां पे होगा, आपके हाथ में बहुत सारी चीजें वहां की नहीं होती। बेनिफिट्स जो होते हैं वो बहुत सारे आपके हाथ में नहीं होते। आप कितना इसको गाइड करना चाहें,
वो अपने हिसाब से फ्लो करता है, ठीक है। तो और ये वाला हाउस किसका भी है, ये वाला हाउस किसका है। इसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं बड़े ब्रदर को देखते हैं, बड़े भाई को, रिलेशंस विद द, हमारे बड़े भाइयों के साथ। अब बड़े भाई और बहनों के साथ रिलेशन देखते हैं, क्योंकि 8th हाउस बड़े भाई और बहनों का भी होता है। तो 8 नंबर जब भी यहाँ पे पड़ा होगा तो बड़े, हमसे जो बड़े होते हैं उनके साथ जो रिलेशंस होते हैं ना, वो बड़े इमोशनल होते हैं। और वो इमोशनल क्या होता है, बात फ्लो में व्यक्ति समझ नहीं पाता कि उसको हैंडल कैसे करना है, किस तरीके से, वो हैंडलिंग हमारे हाथ में नहीं हो पाती है। तो वहां पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वहां पे वो प्रॉब्लम 8 नंबर क्रिएट करता है। इसी प्रकार से आज चार्ट ले लेते हैं। आप लोग कोई चार्ट दीजिए मुझे, कोई कुंडली आपके पास हो, कोई नाम बताइए। ओके, कोई चार्ट बताइए आप लोग, कोई आपके दिमाग में है जिसके बारे में नाम बताता हूँ आपको, ज्योति जी। शर्मा, ओके, डेट ऑफ बर्थ 15 जनवरी 2002, सुबह शाम को 8 बजे, दिल्ली। जी, टाइम बताइए। 20 बजे 8 बजे 20 8 होता है ना। 8 बजे 8 PM। टाइम बताइए सनी जी। शाम के 8 बजे। टाइम 20 hours। पंडित जी आवाज आ रही है आपको? टाइम मिला आपको? 20 hours। 8 बजे, शाम को 8 बजे। शाम को 8 बजे, शाम को 8 बजे। PM। हाँ जी, दिल्ली। इंडिया। ओके, ये चार्ट, यही टाइम है ना? हाँ जी, संजय जी, हाँ जी, हाँ जी, यही है ना आपका चार्ट जो हाँ जी, बताया आपने? बिल्कुल। चलिए, इस चार्ट के बारे में हम देखते हैं हमें किस तरीके से देखना है। अब यहाँ पे देखिए, मार्स को यहाँ पे देखें, मंगल को, तो मंगल किस हाउस में पड़ा है? एनर्जी का लॉर्ड 8th हाउस में। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ जी, हाँ जी, 8th हाउस में।
आपको स्क्रीन अभी दिखाई गई दे रही थी screen। पहले? पहले दिख रही थी, हाँ अपने अभी अपने चली आप गई। को अनम्यूट कीजिए। चली गई है, चली गई है। शांति से बैठ जाओ आराम से। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ हरी पंडित जी। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही मुझे, आप लोग पंडित बताएंगे तभी आपकी तरफ पता से चलेगा। आवाज आ रही है हमें तो आपकी। अपने आप को अनम्यूट कीजिए, प्लीज अनम्यूट एवरीवन। आवाज आ आपकी रही आवाज आ है? रही है हम लोग को, आपकी आवाज आ रही है हम लोगों को। अच्छा, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, जी ठीक है। संजय जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है पंडित जी। ओके, अब मैं शेयर करता हूँ। आपकी ये कुंडली है ना, ये कुंडली कह रहे थे ना? एक सेकेंड, अभी डाउनलोड हो रही। हाँ जी। यही है ना कुंडली? आप देखिए। हाँ जी यही है। हाँ ठीक है, तो अभी देखेंगे, अभी इसको देखेंगे तो हम ये देखेंगे इसका फर्स्ट हाउस, इसका जो लॉर्ड कौन है फर्स्ट हाउस का? वो सन है। कौन है? सन है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है? फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है सिक्स्थ हाउस में। तो सिक्स्थ हाउस क्या क्या है? रोग, ऋण और शक्ति। ठीक है, और फिर उसका मार्स कहाँ बैठा हुआ है? एट्थ हाउस में। हाँ जी। एट्थ हाउस क्या है? पीड़ा। ठीक है, पेन है एट्थ हाउस। तो इसलिए क्या होगा, जब हम शरीर को अगर यहां से देखें, यहां से इनकी हेल्थ को देखें, तो हेल्थ में इश्यूज देगा, हेल्थ में प्रॉब्लम देगा। ठीक जी है, जी पंडित जी। हेल्थ में प्रॉब्लम देगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ में बैठा हुआ है। अब इनकी प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? इनको रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, प्रयास ओके करना चाहिए, क्योंकि जी। मेडिसिन से वो ठीक होने वाली नहीं है। आपके फैन चल रहा है, बहुत आवाज आ रही है हवा की। हाँ, इसको सही कह रहे हैं। तो हाँ, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें देखना होगा, यहाँ पे बहुत सारी चीजों का विचार करना होगा। बहुत सारी चीजें क्या क्या है कि किस तरीके से अभी इस समय दशा पे विचार करना चाहिए हमको, पहली बात। लेकिन ये थोड़ी एक्सटर्नल चीजें हो जाएंगी, इसलिए जो आज हमने पढ़ाया है उसके बारे में आप लोग ज्यादा देखिए। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सन है और मार्स उसका एट्थ में बैठा हुआ है। तो पीड़ा का एट्थ में बैठने के बाद क्या होता है? वो मार्स पीड़ा देता है। आठवें घर में बैठ गया ना, तो वो वहां पे बैठ के पीड़ा देता है, पेन देता है। और ये पीड़ा कहाँ से आती है और ये किस चीज को पीड़ित करता है? ये मदर के भाव को भी पीड़ित करता है, मदर और फादर के भाव को भी। ठीक है, मदर और फादर के हाउस को लेके ये बैठा हुआ है। तो और मदर और फादर की राशि, यहाँ पर कोई राशियां नहीं है। और ये क्या करता है? तो ये जो पीड़ा होती है, जो पेन होता है, वो इन दोनों ही हाउसेस में है। तो हम इसको जब डिस्क्राइब करेंगे, जब हम इसको पूरी तरीके से देखेंगे, तो मार्स की जो मैंने आपको क्वालिटीज बताई हैं, वो चीजें आपको इसमें दिखाई पड़ेंगी कि मार्स का नेचर किस तरीके से है। मार्स चौथी दृष्टि से देखता है बड़े भाई के घर को, या बड़े जो हमारे जो गेन का हाउस होता है वहां पे देखता है। तो वहां पे देखेगा तो वहां से भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वहां पे भी, क्योंकि बुध की राशि है
और बुध शनि की राशि में बैठा हुआ है, इसलिए वहां पे भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चौथी दृष्टि वहां डालता है। सातवीं दृष्टि कहाँ डालता है? धन भाव पे, वो भी बुध का घर है, तो इकोनॉमिकली व्यक्ति को भी ट्रबल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे। और फिर आठवीं दृष्टि डालता है अपने छोटे भाई बहनों पे, तो वहां पे भी वो शुक्र की राशि है, तो शुक्र की राशि पे भी, शुक्र की राशि जब पीड़ित होती है तो शुक्र हमारा क्या है? शुक्र हमारी लग्जरी होता है। शुक्र हमारे लिए जो भी जीवन में मिलने वाली सुविधाएं हैं उसका कारक शुक्र होता है। तो जब मार्स इस तरीके से एनिमेटिक दृष्टि वहां डालता है तो उन सब चीजों का अभाव कर देता है, कमी कर देता है। व्यक्ति उन सब चीजों से अपने आप को कमजोर महसूस करता है। और इसी प्रकार से ये हेल्थ के इश्यूज देगा, क्योंकि फर्स्ट लॉर्ड जो है वो 6th में बैठा हुआ है। तो हमें इसी तरीके से देखना है। अगर फर्स्ट लॉर्ड हमारा पहले घर में ही बैठा हो, फर्स्ट हाउस लॉर्ड पहले घर में बैठा होगा, तो व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड होगा, मजबूत होगा शरीर से। और फर्स्ट लॉर्ड अगर सेकंड में बैठा होगा तो क्या होगा? व्यक्ति अपने परिवार को लेके चलने वाला, परिवार के प्रति सहानुभूति रखने वाला और अपने परिवार में कुछ अच्छा करने वाला होता है। और फर्स्ट लॉर्ड ऐसे थर्ड हाउस में होगा तो क्या होता है? व्यक्ति अपने छोटे भाई बहन होते हैं, उनके प्रति उनसे लगाव रखने वाला होता है, कम्युनिकेटिव होता है, बात करने की क्षमता उसके अंदर होती है। इसी प्रकार से करेजियस होता है वो व्यक्ति, एफर्ट करने वाला होता है। इसी प्रकार से अगर वो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में होगा तो क्या होगा? ये वो वाले व्यक्ति होते हैं जिनको होम सिकनेस होती है, जिनको बाहर अच्छा नहीं लगता है, उनको घर के अंदर बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, उन्हें बाहर जाने में मजा नहीं आता है ना? तो इसी प्रकार के, और ये अगर 5th हाउस में होगा, अगर फर्स्ट लॉर्ड 5th हाउस में होगा तो क्या होगा? व्यक्ति इंटरटेनर होगा, इंटरटेन करने में सक्षम होगा, बोलने की क्षमता उसके अंदर बहुत अच्छी होती है। ठीक है, उसकी एजुकेशन की टुवर्ड्स एजुकेशन वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटिव होगा। और ऐसे ही अगर 6th हाउस में है तो क्या होगा? हेल्थ के इश्यूज देता है, हेल्थ की प्रॉब्लम्स देता है, क्योंकि ये रोग का घर है। ठीक है, लेकिन व्यक्ति डिसिप्लिन होता है, अपनी चीजों को डिसिप्लिन करना, उसको ये हर एक चीज को रूल वाइज करना चाहता है, हर एक चीज को नंबरिंग करके कि मुझे ये काम करना है, उसका प्लान करता है, अच्छा प्लानर होता है। ठीक है, और अगर वही फर्स्ट लॉर्ड 7th हाउस में हो, यहाँ पे हो, तो क्या होता है? व्यक्ति पार्टनर सेंट्रिक होता है, वो पार्टनर के साथ उसके बारे में बहुत विचार करता है। और दूसरा, ऐसे ये लोग वो होते हैं जो कि बाहर अगर कहीं जाते हैं तो वो अपने पार्टनर के साथ ही जा सकते हैं। सपोज कीजिए, या फिर उसको साथ में कोई चाहिए कि मेरे साथ चलो, यहाँ चलना है। फर्स्ट लॉर्ड ये 7th में होगा तो व्यक्ति किसी न किसी के साथ ही बाहर जाएगा, अकेला निकलने में उसको मुश्किल होती है। ऐसे ही फर्स्ट लॉर्ड 8th हाउस में हो, इस हाउस में पड़ा हो, तो क्या होता है? ये 8th हाउस किस चीज का होता है? 8th हाउस होता है अल्ट नॉलेज का। ठीक है, 8th हाउस एक 8th हाउस मैंने कहा ससुराल भी होती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड यहाँ पे हो जाए तो क्या होता है? व्यक्ति ससुराल से बड़ा प्रेम रखता है, उससे वो ज्यादा टाइम वहां पे बिताना पसंद करता है और उसको अकल्ट नॉलेज लेने में अच्छा लगता है। और 8th हाउस होता है अनअर्न्ड मनी या फिर डाउरी, पत्नी से मिलने वाला दहेज। तो अगर 8th हाउस इधर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड यहाँ पे होगा तो उस व्यक्ति को अनअर्न्ड मनी भी मिलती है। ठीक है, और ससुराल के प्रति सपोर्टिव भी रहता है व्यक्ति। फर्स्ट हाउस अगर 9th में होगा तो व्यक्ति फादर सेंट्रिक होगा, पिताजी जैसा कहेंगे वैसा ही, और आइडियलिस्टिक होगा, आइडियल को मानने वाला होगा, धर्म को मानने वाला होगा। ठीक है, बड़ों का
सम्मान करने वाला होगा। और ऐसे ही फर्स्ट लॉर्ड यदि 10th में हो तो व्यक्ति वर्क सेंट्रिक होता है, काम करने वाला, काम के लिए उसके लिए प्रोफेशन ही सब कुछ होता है। ठीक है, तो व्यक्ति काम के बारे में दिन भर विचार करेगा। और ऐसे ही फर्स्ट लॉर्ड यदि 11th में हो तो व्यक्ति दिन भर गेन के बारे में सोचेगा कि मुझे गेन कहां से मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही फर्स्ट लॉर्ड यदि 12th हाउस में हो, ऐसा व्यक्ति चैरिटी करने वाला होता है, चैरिटी करने वाला और थोड़ा खर्चीले स्वभाव का होता है। और 12th हाउस फर्स्ट का 12th है, तो इस कारण से वो नेगेट भी करता है, हेल्थ की प्रॉब्लम भी देता है। तो इस तरीके से आप पहले हाउस के लॉर्ड को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, बात थोड़ी समझ में आई आप लोगों को? हाँ जी। जी जी। हाँ, हाँ जी। इसी तरीके से आपको आगे जब भी आपको कोई भी हाउस देखेंगे तो आपको उसी तरीके से उसको मूव अप करना है। ठीक है, उसी तरीके से आपको देखना है कि हमें किस तरीके से इसको डिस्क्राइब करना है। पहले घर का लॉर्ड जहां पे बैठेगा उसकी क्वालिटी को इम्बाइब कर लेगा, पी लेगा, डिजोल्व कर लेगा, व्यक्ति वहीं उसी के अराउंड अपना लाइफ सर्कुलेट कर लेगा। ठीक है, अगर पहले घर का लॉर्ड 10th भाव में है तो व्यक्ति काम को ही सोचेगा, व्यक्ति प्रोफेशन को कैसे ठीक करना है इसी के बारे में सोचेगा। पहले घर का लॉर्ड 2nd में है तो व्यक्ति मनी सेंट्रिक हो जाता है, पैसा कमाना है चाहे जैसे भी। और अगर पहले घर का लॉर्ड 8th हाउस में चला जाए ना तो व्यक्ति दूसरे तरीकों से भी पैसा कमाता है। जो लोग आपने देखेंगे अंडरवर्ल्ड का नाम सुना होगा ना आपने, तो जितने लोग अंडरवर्ल्ड के होते हैं वो लोग 8th हाउस से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि 8th हाउस क्या, मैंने आपको 8th हाउस की क्या 8 नंबर राशि की आपको मैंने बात बताई थी ना कि वो केव है, अंडरग्राउंड है। तो मनी, ऐसी मनी, वो व्यक्ति ऐसी मनी कमाता है, ऐसा पैसा कमाता है जिसको वो बैंक में नहीं रखता, कैश मनी जिसको कहते हैं आप, जो लिखा पढ़ी और नहीं होती, वो टैक्स जमा नहीं करता है। ठीक है, इस तरीके से आप चीजों को डिस्क्राइब करेंगे। अब आज की संदर्भ में आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आज? एक क्वेश्चन ये है जी कि अगर जैसे आपने बोला ना मार्स क्या नाम है, अगर रहेगा तो उसकी क्वालिटी को अगर कोई ग्रह बैठा है मार्स के साथ, मंगल की राशि में कोई ग्रह बैठा हुआ है, वो मंगल उसके असर को मंगल धारण कर लेता है। तो मेरा ये कहना है कि मंगल के साथ अगर कोई और ग्रह भी बैठा हो तो वो उस सिचुएशन में क्या होगा? एक बात ध्यान रखिए, ये ग्रहों का नेचर होता है। मैंने कहा ना कि जैसे आपका नेचर है वैसे ग्रहों का भी नेचर है। हम ग्रहों के नेचर से ही हमारा नेचर बनता है। ठीक है, आपके साथ कोई व्यक्ति बैठा है तो उसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। आपके घर में कोई व्यक्ति बैठा है तो उसका भी असर आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मंगल, इसको हम कहते हैं मतलब कि एक गृह मैत्री बोल सकते हैं आप, कि अगर एक ही घर में 2 प्लैनेट बैठे हैं, उनकी दृष्टि वो दूसरे भाव पे जहां डालेगा, इसकी क्वालिटी को भी लेकर जाएगा ही जाएगा। तो इस तरीके से उसकी राशि को भी देखना है, उसके साथ बैठे हुए प्लैनेट को भी देखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उसको डिस्क्राइब करना है। अगर उसका एग्रेशन है, मंगल के साथ में शुक्र बैठा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? मंगल जो है शुक्र के एग्रेशन को पोलाइट कर देता है, या मतलब मंगल के एग्रेशन को शुक्र पोलाइट कर देता है, क्योंकि शुक्र जो है वो लेडीज है। ऐसा व्यक्ति जिसका मंगल शुक्र साथ में हो ना, ऐसा व्यक्ति शुरू में अपनी वाइफ को बहुत ही प्रॉब्लम करता है अगर पुरुष हो, और अगर लेडीज हो, ऐसी लेडीज अपने हस्बैंड को शुरू से कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो मंगल को कंट्रोल करने वाला, एग्रेशन को कंट्रोल करने वाला शुक्र ही होता है। जैसे आपने सुना है ना कि पुरुषों को कौन कंट्रोल करती है? घर की लेडीज। वैसे ही आपका मंगल, आपका जो मंगल क्या है? मंगल एग्रेशन है। एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए शुक्र ही है। शुक्र अपने तरीके से डील करता है, शुक्र झगड़ा नहीं करता है, शुक्र आराम से करेगा। तू कूद क्या, दौड़ क्या, फिर मैं बताती हूँ तेरे को। ठीक है, इस तरीके से
तो उसका एक अलग तरीका होता है। तो जैसे जैसे आप करोगे इसको, जैसे जैसे आप इसको चार्ट को देखना शुरू करोगे, अपनी अपनी कुंडलियों को देखो और उसमें कौन सा मंगल आपका किसके साथ बैठा हुआ है। एरीज आपकी कहाँ पे है, स्कॉर्पियो आपकी कहाँ पे है। तो जहां पे स्कॉर्पियो होती है वहां पे डार्कनेस होती है, वहां पे समझ में नहीं आता व्यक्ति को क्या करना है, जहां पे भी स्कॉर्पियो होती है। और जहां पे एरीज होती है वहां पे व्यक्ति की कुछ नई करने की तमन्ना होती है, कुछ नया करने की। ठीक है, इस तरीके से आपको अपनी कुंडली को एनालिसिस करना होगा, और करके आप थोड़ा होमवर्क करके भी करो, और एक आध दो चार्ट ऐसे भी लेकर आप आ सकते हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि इनका आगे से क्या, इनका नेचर क्या होगा, या इसका मार्स कैसा है, तो इसको किस तरीके से हमें डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम जो चीजें पढ़ेंगे वो शुक्र के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा अगर शुक्र का है, शुक्र की दो राशियां हैं, एक वृषभ राशि है और एक तुला राशि है। ठीक है, तो उस राशि को भी हम समझेंगे, तुला को भी और वृषभ को भी, वो कैसे करते हैं। हमने मंगल की उत्पत्ति के विषय में जो कहानी सुनी थी, उस कहानी को ध्यान में रख के, और ये पूरी क्लास को आप एक बार इस वीक में एक बार रिवाइव करना, एक बार पढ़ने की कोशिश करना, उसको देखने की कोशिश करेंगे तो आपको मंगल समझ में आ जाएगा। पूरी लाइफ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी मंगल के बारे में। आप किसी की कुंडली में देखोगे, फटाक से आपके दिमाग में आ जाएगा इसका मंगल तो ऐसा है, तो इसके बारे में ये प्रेडिक्शन करनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम चीजों को बाइंड अप करते हैं और अगली क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे। ठीक है, ओके पंडित जी। ओके सर, आप लोग लीव कर सकते ओके। हैं। राम राम जी। शुभ रात्रि गुरुजी। ये बात ये क्या लिखा है? प्रेमचंद के ऊपर लम्हे के आज के दिन जन्मे थे माँ आनंदी। ऐसा है, लम्ही में आज के दिन लिए जन्म थे, माँ आनंदी पिता अजायब हर्षित।